कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान झुकेंगे या सरकार। जी हाँ, किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है और किसान झुकने को तैयार नहीं है, उधर सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया कि ये जो 3 कानून है वो 90% किसानों की बेहतरी के लिए है। तो वहीं किसान कह रहे हैं कि ये 3 काले कानून है और इनसे किसानी और खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसको लेकर के 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। कल 9वें दौर की वार्ता फिर से होगी विज्ञान भवन में। क्या कोई हल निकलेगा? कौन झुकेगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है कि ये तीनों कानून किसानों की बेहतरी के लिए हैं और इसलिए इसको वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि ये तीनों कानून देश की खेती किसानी को खत्म कर देंगे, मध्यम वर्ग को बर्बाद कर देंगे, इसलिए इन तीनों कानूनों को वापस लिए बिना आंदोलन वापस नहीं होगा, घर वापसी नहीं होगी। इस बीच राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में भी जबरदस्त तरीके से भाषणबाजी हुई। राहुल गांधी ने आज एक बुकलेट जारी किया और बुकलेट जारी करते हुए कहा 3 काले कानून खेती का समाप्त, खेती हो जाएगी समाप्त। जेपी नड्डा ने पूछा क्या आपको भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं है? क्यों आप किसानों को भड़का रहे हैं? राहुल ने कहा कि नड्डा हमारे प्रोफेसर नहीं है। तो नड्डा ने कहा कि वो एक अच्छे स्टूडेंट साबित नहीं हुए हैं। राहुल ने कहा कि वो हमारे प्रोफेसर नहीं है। कुल मिलाकर के जुबानी जंग भी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अभी तक पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रही थी, अब खुलकर मैदान में आ रही हैं और किसानों ने भी उनका सहयोग लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच किसानों के अंदर ही फूट पड़नी शुरू हो गई है और किसान इस पर आरोप प्रधानमंत्री पर मर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आंदोलन खत्म कैसे होगा? अभी तक के जो आंदोलनों की हमने रूपरेखा देखी वो उसमें कोई नेता नहीं था, इसलिए वो संगठन अपने आप से ही समाप्त हो गया। लेकिन क्या ये कोई परिणति लेकर के निकलेगा, ऐसे समाप्त होगा? इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कृषि कानून पर किसानों और सरकारों में ठनी, आर पार की जंग के बीच आज बैठक टली। विज्ञान भवन में फिर होगी 9वें दौर की बातचीत में किसान झुकेंगे या झुकेगी सरकार। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में किसान। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले में संभाली कमान। कमेटी ने की बात वेबसाइट बनाने पर विचार। कृषि कानूनों पर कांग्रेस का बुकलेट वाला वार। खेती का खून 3 काले कानून से किया प्रहार। आंदोलनकारी किसानों को मिला विपक्ष का साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भरी हुंकार। सर्द मौसम में किसानों ने गरम किया आंदोलन। क्या निकलेगा समाधान? खत्म होगा आंदोलन? दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन न सरकार पीछे हटने को तैयार है न किसान। सर्द मौसम में आंदोलन गर्म है और सियासी नुरा कुश्ती भी जारी है। इसकी बानगी आज दिल्ली में दिखाई पड़ी, जहां राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के बहाने सरकार पर बुकलेट वाले वार करते हुए जुबानी हमला बोला, तो बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं।
इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। 50 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा। तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता, वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे। वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ अब तक 9वें दौर पर पहुंच गई है, जो कल विज्ञान भवन में होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने और कमेटी की पहली बैठक के चलते आज होने वाली वार्ता रद्द हो गई। अब सबकी नजरें कल होने वाली बैठक पर टिकी हैं, जो दोपहर 2 बजे होगी। विज्ञान भवन में 8 जनवरी को हुई 8 राउंड की बैठक में किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के तीनों मंत्रियों से कानूनों के क्लॉज पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में कई बार माहौल गर्म होता नजर आया। बीच में जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कह दिया कि कानून तो सरकार वापस नहीं लेगी, तो किसानों ने बैठक बीच में ही खत्म कर दी। नहीं, अभी सोचेंगे। नेक्स्ट डे अगले आने वाले 1-2 दिन में दोबारा बैठक होगी और उस बैठक में फिर वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे अपनी बात को कहा है। और कहा है हमने कि ये हमारा बड़ा पक्का फर्म डिसीजन है कि हमको 26 को रिंग रोड के ऊपर ही अपना परेड प्रैक्टिस का करना है। ਬਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਰਨੇ। फिर से मीटिंग को बुलाएंगे जब जरूरत। किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 26 जनवरी को अब ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और कृषि कानून खत्म करने से कम पर मंजूर नहीं होंगे। तो वही मामले के लिए बनाई गई कमेटी भी सुझाव के लिए वेबसाइट बनाने पर विचार कर रही है। साथ ही सभी पक्षों को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। लेकिन इन सब के बीच अब पूरे देश की नजरें बुधवार पर टिकी हैं और सबके दिल में यही सवाल है कि किसान झुकेंगे या सरकार। स्पेशल डेस्क के न्यूज। खेती का खून, ये है उस बुकलेट का टाइटल जो राहुल गांधी ने आज जारी किया। उन्होंने कहा 3 काले कानून और खेती का खून, ये आरोप लगाए और उसके एवज में नड्डा ने उनसे सवाल पूछे। नड्डा के साथ साथ में INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने भी उन पर तंज कसे और कहा कि देश में सबसे ज़्यादा एक ही परिवार का राज रहा है, उसमें किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी और क्यों अब खेती का खून करने की बात की जा रही है। तो जुबानी जंग भी तेज हो गई है, राजनीतिक नूरा कुश्ती भी जारी है और इसको लेकर के तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मीटिंगों का दौर भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, हालांकि उसमें से एक ने अपने को विड्रॉ कर लिया, लेकिन वो जारी है, वो भी चल रही है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। आखिर कैसे निकलेगा हल? हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। आलोक वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कपिश जी। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आंदोलन का हश्र क्या होगा, क्या ये सफल होगा या दूसरे आंदोलनों की तरह ये भी खत्म हो जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालने की आप लोग तैयारी करें। ट्रैक्टर रैली ना कहे, अगर हम इसे ट्रैक्टर परेड कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। परेड निकालने की आप तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ में कल बैठक भी है विज्ञान भवन में, कैसे निकलेगा हल? आपने लगातार इस आंदोलन पर डिबेट करके सरकार को जो है अच्छे सुझाव भी दिए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर किसानों और सरकार के बीच में विवाद को सुलझाना है तो आपके द्वारा बहुत कई ऐसी बातें हैं जिनको सरकार अगर मान ले तो कहीं हद तक किसानों का ये जो आंदोलन है ये सुलझ सकता है। प्रदीप जी, हम आपको बताएं कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली नहीं, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और ट्रैक्टर परेड इसलिए निकालेंगे क्योंकि 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व पर जहां पर सभी को जाने का अधिकार है, परेड देखने का अधिकार है। आप देख रहे होंगे दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, अतिथि बुलाए जाते हैं
और काफी राज्यों से आकर के लोग दिल्ली की परेड को देखते हैं। ऐसे में किसानों ने यह तय किया है कि क्यों ना हम आजाद भारत में पहली बार ये ट्रैक्टर परेड निकालें, क्योंकि ट्रैक्टर भी हमारे देश का कहीं न कहीं एक ऐसा सवारी है या एक ऐसी गाड़ी है जिसको परेड में शामिल होना चाहिए। और प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं कि जो किसानों के साथ ये बैठक चल रही है, इस बैठक में कुछ नहीं है। इस बैठक में सरकार अपनी बात को मनवाने के लिए जबरदस्ती किसान संगठनों पर दबाव बनाना, वहां पर मीटिंग में हमारी बात को ना सुनना, इसीलिए आप देख रहे हैं कि 9-10 दौर की वार्ता होने के बाद भी अभी कोई हल नहीं निकला है। और कल की मैं बैठक का अभी बता दूं, कल की बैठक में भी कोई हल निकलने वाला नहीं है जब तक कि सरकार के द्वारा कानून वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटीड कानून नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। उम्मीद का दामन थामना चाहिए और हम ये समझते हैं कि सरकार इस बार हठधर्मिता छोड़ेगी, क्योंकि 56 इंच की सरकार है, 56वां दिन है, हो सकता है कुछ अच्छा परिणाम आ जाए, हो सकता है वो अपने हौसले को बुलंद करके वास्तव में किसानों के साथ आकर के खड़े हो जाए। हम तो ऐसी उम्मीद लगा करके बैठे हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसान भाइयों के विरुद्ध जो ये कानून लाया गया है, एक्चुअली ये व्यापारियों के सपोर्ट पे है। इस पर हम लोग बहुत गहनता से चर्चा कर चुके हैं और अगर कोई कानून के पक्ष में एक भी लाभ गिनाने के लिए तैयार हो तो समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ी होने के लिए तैयार। लेकिन हकीकत बात यही है कि ये मुसलसल तरीके से किसानों के विरुद्ध लाया गया है, व्यापारियों के सपोर्ट में लाया गया है। अभी आपने देखा जिस तरीके से प्रदीप जी इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की बात हमारे किसान भाइयों ने की है और ये उस पर नहीं कर रहे हैं। वहीं आप देख लीजिए अडानी साहब की जो अडानी एग्रो लिमिटेड है, लॉजिस्टिक लिमिटेड, उसके साथ इन्होंने 30 साल का करार कर दिया है और उसको गारंटी दे दी है खरीद की और प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से बढ़ाने की भी गारंटी दी है। तो आप सोचिए कि मोदी सरकार कहने के लिए इधर और खड़ी है उधर। तो इनका काम यही है, जिसके हित के लिए ये बताएंगे उसके अहित में काम करेंगे और व्यापारियों के हित के साथ खड़े रहेंगे, वो भी चंद चुनिंदे सारे व्यापारियों के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुची विश्वास जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। आपके यहाँ राहुल गांधी जब भी कोई बुकलेट जारी करते हैं या स्टेटमेंट जारी होता है उसमें खून शब्द जरूर होता है। आज भी बुकलेट जो जारी किया है उसमें 3 काले कानून, खेती का खून। शहादत से भारतवर्ष की धरती को सींचा है, खून पसीना बहाया है देश के लिए, तो खून की कीमत पता है। और अब सरकार शहीदों के नाम पर हो या इसलिए होता है कि खून हो रहा है, ऑनेस्टी का, इंटीग्रिटी का, तो इसलिए खून शब्द का इस्तेमाल होता है। जी तो प्रतिक्रिया यही है कि भाई डाका डाल रहे हैं, चूंकि दलाल और बिचौलिए, मुखबिर और देशद्रोही अब राष्ट्रवाद का नाम लेके सत्ता में है, सरकार में है, तो उनसे और अपेक्षा ही क्या की जा सकती थी। खेती किसानी ही एकमात्र ऐसा सेगमेंट बचा था जिसने इकोनॉमी को अपने कंधों पर संभाल रखा था, जबकि अब चारों तरफ अव्यवस्था और अराजकता चरम पर है, रसातल में है हमारी जीडीपी। उसके बावजूद कृषि ने बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी संभाल रखी थी। तो अपने चंद उद्योगपति मित्रों के हितों में कैसे उनके चरणों में ये 62 करोड़ किसानों के अधिकारों को रखा जाए और कैसे उन्हें दिहाड़ी मजदूर में परिवर्तित किया जाए, कैसे भारत की कमर को तोड़ दिया जाए जो कि एक कृषि प्रधान देश है, उस दिशा में यह फर्जी राष्ट्रवादी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अपने उद्योगपति मित्रों के प्रति लिया गया एक हितकारी कदम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुची जी, विजय खेरा साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। आपने सारे लोगों को सुना, वो कह रहे हैं कि एक खेती किसानी ऐसी चीज है जिसने कोरोना काल में आपको जीवित रखा और सारे जब सेक्टर धड़ाम धड़ाम हो रहे थे तो कृषि ने लाभ दिलाया और अब आप उसी को बर्बाद करने पर तुले हैं। नहीं बचता ना तो भावनात्मक बातें शुरू कर देते हैं। अरे इससे कौन डिनाई कर रहा है? किसान हमें खाना देता है, इससे कौन मना कर रहा है? किसान तकलीफ में है 70 साल से, इससे कौन मना कर रहा? किसान फटे हाल है, भूखों मर रहा है 70 साल से, इससे कौन मना कर रहा है? 65 साल में किसी ने उनकी सुध नहीं ली, कौन मना कर रहा है? उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, कपड़े पहनने को नहीं, मकान नहीं है 70 साल में और आत्महत्या करते रहे, कौन मना कर रहा है?
लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, बात यहाँ है। इस 65 साल में इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? क्या कभी तो उनकी दशा सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? क्या पिछला जो संविधान चल रहा है, जो नियम चल रहे हैं, जो किसानों के लिए सुविधाएं चल रही है या कठिनाइयां चल रही है, उसके बीच कभी कोई उनको सुविधा या कोई आसानी या उनको सुख, कभी उनका भविष्य के बारे में किसी ने सोचा? अब जब सोचा है तो हालात ये किए हैं कि जब भी कोई चीज समझौते पे आने लगती है, जब आपस में ये लगता है कि अब बात बनने वाली है, तो क्या होता है? 1500 टावर तोड़ दिए जाते हैं पंजाब में। तो क्या होता है? हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानेंगे। अरे तुम कैसे नहीं मानोगे सुप्रीम कोर्ट की बात भाई? कैसे नहीं मानोगे? तुम हो कौन? सुप्रीम कोर्ट की बात हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक मानेगा, ये समझ लीजिएगा। और हमने ये कहा कि हम मानेंगे, चाहे वो कुछ बोले। सुप्रीम कोर्ट कृषि बिल कैंसिल कर दे तो हम वो भी मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अरे जब न्याय का एक हमारे पास मंदिर है जिसको हम सदा से पूछते आए हैं, मानते आए हैं, आप कह रहे हैं उसकी कमेटी को नहीं मानेंगे? अरे कमेटी की रिपोर्ट देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कमेटी में भी आप सुप्रीम कोर्ट पे दाग लगा रहे हो, उस पर संशय पैदा कर रहे हो कि वो कमेटी उन्होंने अपने घर से बना दी, बिना सोचे समझे ऐसे लोगों की बना दी जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह जानता है कि जो उनके आदमी है। ऐसी बातें कर रहे हो आप लोग। अरे बात तो सुनो, कमेटी क्या कह रही है। आज आप आंदोलन उठ भी जाता है अगर, और बाद में आ जाता है, तो भी वही स्थिति बनी रहेगी। नहीं पसंद आता है तो भी आप कर सकते हो। अब 26 जनवरी की हमारा गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय दिवस पे आप उसमें धमकी दे रहे हैं कि हम ट्रैक्टर लेके आएंगे, और फिर जब आपको रोका जाएगा तो आप वो सीन क्रिएट करना चाहते हैं। इसका मतलब एक किसान नहीं है। किसान के बीच में एक राजनीति चल रही है, जो लोग घुस गए हैं। ये टिकट साहब की बात आप कर लीजिएगा। अगर ये तो मुजफ्फरनगर। ठीक है विजय खेरा साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया का समय समाप्त हो गया है, उससे ज्यादा ही समय हो गया है। दोबारा से रुक करूंगा, आपको पूरा समय दूंगा। भूपेंद्र तिवारी जी, आप बताइए, ये आपने तमाम आंदोलन देखे हैं, जेपी आंदोलन से लेकर के अन्ना का आंदोलन तक। इस आंदोलन का हस्त्र क्या हो गया? कौन झुकेगा, किसान या सरकार? देखिए प्रदीप जी, हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आज की भी डेट में 18% योगदान देते हुए भी कृषि का योगदान 18% टोटल जीडीपी में है। इसके बावजूद ये सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, सबसे ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं और जीविकोपार्जन इसी से करते हैं। आज जो कृषि कानून का बिल है, इसमें दोनों तरफ से डेडलॉक है। देखिए इसकी डिमांड तो पहले से ही हो रही थी कि भाई कोई भी किसान लेकर के मंडी में पहुंचता था, बिचौलिए वहां पर उसको खरीदते थे और उसके बाद उसका लाभ कमाते थे। इसी को समाप्त करने की मांग बहुत पहले से चलती आई। सरकार ने उसके खिलाफ, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाया। अब बिल लाया तो सरकार को यह भी डर था कि कहीं हमसे व्यापारी वर्ग नाराज ना हो जाए, किसान तो खुश हो जाएगा लेकिन व्यापारी वर्ग ना नाराज हो जाए। इसीलिए इसमें सरकार ने एक तीसरा बिल घुसेड़ दिया कि वो स्टोरेज की लिमिट जो है वो बढ़ा दी, मतलब उसको खत्म कर दी, स्टोरेज की लिमिट ही खत्म कर दी। उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज इस सीजन में भी जब सब्जियों के दाम सबसे कम हुआ करते थे हर साल, इस साल आप देख लीजिए टमाटर से लेकर के किसी भी सब्जी का कीमत अब की बार कम नहीं हुआ, वो अपने चरम पर ही है, वो बड़े ज्यादा प्राइसेस पर है जी। दूसरी चीज ये है कि अगर सरकार इसमें थोड़ा सा लचीला रुख अपना ले, एक काम कर दे कि एमएसपी को जो है वो गारंटी दे दे, कानून बना दे। अब कानून बनाने में अड़चन है कि सरकार का कहना यह है कि अगर हम कानून बना देते हैं और प्राइवेट सेक्टर ने इस पे ना खरीदा तो इसी की गारंटी तो किसान मांग रहा है। यही तो गारंटी किसान मांग रहा है, यही तो पेज फंसा है, यही तो पेज फंसा हुआ है। भाई आप खुश करना चाहते हैं व्यापारियों को भी, आप खुश करना चाहते हैं किसानों को भी। अब आपने ये कानून ला तो दिया, लेकिन उसका बेनिफिट कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर खरीद कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है ये भी तो देखिए। पहले साल ही आप देख लीजिए कि कोई भी किसान जो प्राइवेट सेक्टर में धान बेचना चाह रहा है वो ले जा करके मंडी में नहीं बेच पा रहा। क्यों? अब उसका एक एग्जांपल मैं आप छोटा सा 2 मिनट समय दीजिए। समय नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुल 25-20 क्विंटल धान बेचना है। अब 20 क्विंटल धान के लिए हम पहले ऑनलाइन कराएं, इसके बाद उसको ले जाकर के मंडी में ओसवाएं, फिर इसके बाद उसको बेचें। अब इतना करने के लिए एक ट्राली करना पड़ेगा, और ट्राली 15-15 दिन की लाइन लग रही है। अब 15 दिन की लाइन का मतलब है 1000 रुपया ट्राली का किराया है, 15 दिन 15,000 रुपया ट्राली का किराया हो गया। और धान बिका कितने में कुल मिलाकर के? 30,000 में। अब 15,000 में वो धान बिक रहा है, तो उससे अच्छा किसान कह रहा है भैया 900 रुपए या 950 में या 1000 रुपए में जितने में मिल रहा है उतना पर्याप्त है, उतने घर पे मिल जाए कम से कम।
मतलब कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, इतना मुसीबत तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये यही गारंटी, यही पेच फंसा है दोनों तरफ से, डेडलॉक दोनों तरफ से, दोनों। मैं ठीक है, मैं आपसे समझना कुछ और चाह रहा था, लेकिन आपने मुझको समझाया कुछ और। खैर, आएंगे वापस आपके। आलोक वर्मा जी, 26 तारीख गणतंत्र दिवस है और उस दिन परेड निकलती है, और विजय खेरा साहब कह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय पर्व पर आप इस राष्ट्रीय पर्व को आप डिरेल करना चाह रहे हैं। खेरा जी कौन होते हैं हमें परेड में रोकने वाले? किस हैसियत से हमें रोकेंगे? क्या नहीं, किसान परेड रोक में नहीं- शामिल नहीं हो सकता? नहीं, रोक नहीं रहे आपको, नहीं की जो बात नहीं रोकने की बात नहीं की, जो बात सच है भाई जी। दूसरी आपको बात, पूरा मौका दिया आलोक जी, लेकिन नहीं, जवाब नहीं। भी लेने पड़ेंगे ना जी। नहीं, बिल्कुल सवाल लीजिए, लेकिन आप सुनिए, विजय खैरा जी की बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने जो किसानों की परिभाषा बताई, इनको तो शर्म आनी चाहिए। किसान को क्या समझ रहे? इन्हें ये कह रहे हैं किसान भूखों मर रहा है। जो देश का पेट पाल रहा है वो किसान भूखों मर रहा है। इसका क्या मतलब है? कर रहे हैं आप, किसान की बेइज्जती खुद कर रहे हैं। आपको फटे हुए हाल किसानों की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है ट्रैक्टर वालों की। ट्रैक्टर वालों की चिंता है, फटे हाल वालों की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता खेती करना नहीं जानता, और जो खेती करना नहीं जानते वो हमको कृषि बिल नहीं समझा जा सकता। कहानी छोड़ो, मतलब की बात पे आओ। अरे आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप पूरी बात बुजुर्ग सुनो। तो आप भी लग रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा बुजुर्ग लग रहे हैं, हमसे ज्यादा। हम बुजुर्ग हैं, बालों से बुजुर्ग नहीं होता, आपने बाल काले किए बस। आप ऐसा है, आप जो है राजनीतिक व्यक्ति हो, आराम से हम 53 दिन से किसान, आराम से बात करो फिर। आप सुन लीजिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? ऐसा है कि 26 जनवरी को किसान जाएगा, क्योंकि इनके कृषि मंत्री, गृह मंत्री और न जाने कितने मंत्री संतरी हैं, वो किसानों को से बात करने में असफल हो चुके। देखो जिले का डीएम, सुन लीजिए आलोक वर्मा जी, किसान पर सुन लीजिए, सवाल सुनिए, सवाल पूरा समय दिया आपको भाई, आप सवाल भी सुनिए। क्या 26 जनवरी को किसान और जवान आमने सामने होंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये पुलिस का मामला है, पुलिस निपटे। होगा ना, कोई किसान आमने सामने होगा। उस दिन का नजारा आप देख लीजिए। आजाद भारत में सबसे सुनहरा आपको नजारा देखने को मिलेगा कि जब एक किसान का बेटा फौजी टैंक चला रहा होगा और उस टैंक चलाने वाले फौजी का पिता ट्रैक्टर चला रहा होगा। इससे अच्छा आपको सौहार्दपूर्ण और माहौल जवान और किसान के बीच में नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, आलोक वर्मा जी, ये ठीक है, ये राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व मनाने का सबका अधिकार है, आपको भी अधिकार है। खेरा साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, बहुत मौजूद बात कही, कहा कि आप ट्रैक्टर वाले किसानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो फटेहाल किसान है 65 साल से जो फटेहाल रहा, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 65 साल से फटे, देखिए प्रदीप जी, मैं बताऊं आपको, ये जो 2022 में आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से इनसे पूछना चाहता हूं, वो मुझे फार्मूला बता दे जिससे 2022 में आय दोगुनी कर देंगे। अरे मैं आपको बताऊं प्रदीप जी, वो जो धरने पर किसान बैठा है, वो अपना गन्ना दे के आया है शुगर फैक्ट्री में और भाव लेके आया है 0-0। वो अपना धान बेच के 1868 में आया है और 800 रुपए में बेच के आया है, 1000 रुपए में। वही किसान तो बैठा है वहां पे। ठीक है, ठीक है आलोक जी, विजय खेरा साहब का रुख करते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी विजय खेरा साहब, आपने आलोक वर्मा को सुना, आप जवाब दे दीजिए। आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं। इस बात का है, इस समय फटेहाल किसान कह रहे नहीं है आपको अन्नदाता अन्न देता है, यानी उसका अन्न हम खा लें, उसका निवाला हम छीन लें और हम खुश रहें, और उसको हम कुछ खाने को नहीं दें, और फिर उसको अन्नदाता कह के खुश करते रहो, भूखों मरता रहे वो बच्चे उसके पले। नहीं, विजय खेरा साहब, विजय खेरा साहब, जवाब दिया था इन्होंने, हमसे किया था, हमारी बात पे जवाब। विजय खेरा साहब कुछ सवाल है, हमने आलोक वर्मा से पूरे सवाल पूछे, उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। आपसे भी कुछ सवाल हैं विजय खेरा साहब, विजय खेरा साहब, आपसे भी कुछ सवाल है, आपसे जवाब चाहिए। तो आलोक वर्मा जी, उसका उत्तर आवश्यक करता है। आपने जो बोला उसका। आलोक वर्मा जी रुकिए भाई, सवाल पूछने दीजिए। विजय खेरा साहब, विजय खेरा साहब, सवाल सुनिए भाई, विजय खेरा साहब सवाल सुन लीजिए। और आप यहाँ चले आए हो यहाँ भीड़ जमाने के लिए।
का धान 1000 रुपए में बिकवा दिया। हमें उस गरीब किसान की चिंता है, चिंता रहेगी। ये 10-10, 8-8 ट्रैक्टर, 100-100 एकड़ जमीन वाले किसान आप इकट्ठे होके आ गए, उस गरीब किसान का खून चूस रहे हो। हम नहीं चूसने देंगे उस गरीब किसान को, नहीं मरने देंगे हम। बात सुनो, हम उस गरीब किसान का हित रखेंगे। अच्छा सुनो, आपको कितने चिढ़ है, रोज अंबानी अडानी करते रहते हो। चीन के अरबपतियों से चिढ़ नहीं है, यूरोप के करोड़पतियों से कोई चिढ़ नहीं, अमेरिका से आपको कोई चिढ़ नहीं। हिंदुस्तान के उद्योगपति अगर कुछ करना चाहें तो आप उनके नाम ले लेकर उन्हें बेमतलब में बदनाम करना चाहे तो किस लिए, क्या किया उन्होंने? किस किसान को लूट लिया, किसकी जमीन पकड़ ली? इसमें कानून, आपके मुजफ्फरनगर में हजारों किसान आपके खिलाफ हैं। खेरा साहब देखो टीवी पे आपके खिलाफ है। खेरा साहब, मेरे कुछ सवाल है आपसे। मैंने आलोक वर्मा से बहुत सवाल पूछ लिए, आपसे कुछ 2 सवाल है। सवाल नंबर 1, पहले ये बताइए कि जब आप लोग सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, उस समय भी आप लोग इन्हीं उद्योगपतियों का नाम लेते थे, तब आपको ये नहीं लगता था कि उद्योगपतियों को बदनाम किया जा रहा है? खेरा साहब पूछा, आप लोग जब जी आपसे सवाल पूछा, आप लोग जब विपक्ष में थे 2014 के पहले, आप लोग यही आरोप लगाते थे ये सरकार, ये उद्योगपतियों की सरकार है, तब आपको नहीं लगता था कि उद्योगपतियों को आप लोग बदनाम कर रहे हैं? को अंदर रखा हुआ उसको निकालो जी। उसको आपने बंद बस्ते में बंद कर रखा है। कांग्रेस पूरे टाइम अपना शासन चलाती रही, लेकिन वो उसको रखे रही, कभी स्वामीनाथन निकलने नहीं दी रिपोर्ट को। ऐसा नहीं है किसान हो जाए ये वही। अरे स्वामीनाथन रिपोर्ट 11 पॉइंट में से एक पॉइंट आप भी लीजिए। आएंगे विजय खेरा साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आलोक वर्मा जी रुकिए 1 मिनट। विजय खेरा साहब सुन लिए, ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना है। आलोक जी ने बहुत शानदार सवाल पूछा है, आप के न्यूज पर यह खुलासा कर दीजिए, किसानों की आय दोगुनी कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री ने ये बोला है हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। हमने ये ऐसा अपना एक तरीका बना रखा है, या हमने कोई प्लान या योजना बताऊं? नहीं, वो तरीका बताइए सर। यहाँ पर की आय दुगनी करनी है, वही योजना हमको किसान की आय दुगनी रखनी। सर वही योजना तो पूरा देश जानना चाहता है। तो जना तो रहा हूं साहब। ये कृषि बिल सोच समझ के लाया है। हमें उम्मीद है कि इस कृषि बिल से उसी जमीन के ऊपर जो आज फसल होती है दुगनी से अधिक पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी जो किसान, गरीब किसान है, 80% उसके पास संसाधन नहीं है, वित्त नहीं है उनके पास, कर्जा लेना होता है उनको, उन्नत बीज नहीं लेना होता है। खेरा साहब, वक्त एक ब्रेक का है, एक ब्रेक लूंगा, लेकिन एक सवाल फिर से आपसे पूछना बहुत जरूरी है ब्रेक पर जाने से पहले। सवाल यह है, जब किसान इस कोरोना काल में भी उन्नति कर रहा था और अब वो आप कह रहे हैं कि हम उनकी आय दुगनी करेंगे, सवाल यही उठता है कि जब ऑलरेडी तरक्की हो रही है तो और तरक्की के क्या मायने? चलिए मैं ब्रेक पर जाता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपसे इस सवाल का जवाब जरूर लेने की कोशिश करूंगा। सवाल यही है कि जिस कोरोना काल में किसानों ने, अन्नदाता ने देश को अन्न प्रदान किया और उसी ने, इसी सेक्टर, कृषि सेक्टर ने बढ़ोतरी दिखाई, बाकी सेक्टर धड़ाम हो गए। अब ऐसे में सरकार द्वारा यह कहना कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और उसका फार्मूला बता रहे हैं, तो ये कहां तक वाजिब है और कौन झुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497
or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुचि विश्वास जी का रुख करेंगे। सुचि विश्वास जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आज राहुल गांधी ने जो बुकलेट जारी किया है उसमें यह कहा गया है 3 काले कानून और खेती का खून। लगता है सुचि विश्वास जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कपिल जी का रुख करेंगे। कपिल जी, आपने सारे लोगों को सुना, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? अभी हमारे खेरा साहब ने कही है, इनसे जब आपने पूछा कि आलोक जी ने बहुत मुफीद प्रश्न पूछा कि आप हमारी आय कैसे दुगनी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि खेती जो है वो डबल कर देंगे उनकी। तो ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये खेती क्या पाकिस्तान को भी जीत के ले आएंगे, इनको खेत दे देंगे या बांग्लादेश से, क्योंकि उर्वरा की जो शक्ति और वैज्ञानिक शोध है वो कब से सरकार करने लगी, ये तो गारंटी हमारे वैज्ञानिक देते हैं। नहीं, कपिल जी, उनका कहने का मतलब ये है अभी जब 1 हेक्टेयर में 5 कुंटल धान पैदा होता है तो वो ऐसी टेक्निक लाएंगे जो 10 कुंटल धान पैदा होने लगेगा। क्यों खेरा साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? विकसित हुई है, जरा वो आप समाप्त कर लीजिए, मैं फिर जवाब दे दूंगा। आप समाप्त कर लीजिए। तरीके से बात कर रहे हैं, ये उसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे माननीय मोदी जी कहते थे हम 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, लेकिन हकीकत क्या हुआ? जीएसटी उसकी सारी लगा देने के बाद वो तो कोरोना की मार पड़ गई ना कपिल जी। कोरोना की मार ना होती तो हम होते 5 ट्रिलियन पर। कह रहा हूं, और आप कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे मैं बकायदा भेज दूंगा। जिस समय 2 मार्च के अंदर डाटा निकल के आया था सामने, उसी समय देश में 9% की बेरोजगारी दर थी और हमारा जो जीडीपी 2014 के अंदर 10% था वो घट करके 3.50% था। और जो यशवंत ठीक है, अरे नहीं, जीडीपी का आंकड़ा गलत है। नहीं सर, जीडीपी का आंकड़ा गलत है। रुकिए कपिल जी, आ रहा हूं। ठीक है कपिल जी, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। विजय खेरा साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर सुचि जी का रुख करेंगे। कर रहे थे, एक करके अगर आप बात सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगी जी। वही गेहूं हम बोते हैं बुंदेलखंड में, वही गेहूं गोरखपुर में उगता है और वही गेहूं पंजाब में बोया जाता है। हमको 12 गुना पैदा होता है, गोरखपुर में 14 गुना होता है और वहां पर पंजाब में पैदा होता है 36 गुना। जरा समझिए क्यों? वही जमीन है ना। कारण ये है कभी सिंचाई नहीं होती है, कभी आप बोल देना कभी खाद नहीं होती है, कभी नहीं, आप अपनी बात रख लीजिए जी। नहीं, आप अपनी बात रख लीजिए खेरा साहब जी। सब चीजें किसान को नहीं मिलती है और जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं उनकी समस्या और भी इससे जटिल होती है, क्योंकि पानी का हैंडपंप उनको भी लगाना पड़ता है, कभी नदी पे पंप लगाना पड़ता है, कभी सिंचाई के लिए जाना पड़ता है। ठीक है खेरा साहब, ठीक है खेरा साहब, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। कपिल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, आपने जवाब दे दिया, उसका जवाब चाहिए ना। आपने कह दिया कि कैसे पंजाब में 36 गुना होता है, गोरखपुर में 14 गुना होता है। हाँ कपिल जी, इन्होंने हास्यास्पद ढंग से आंकड़े पेश किए। पहले तो 2022 में देखेंगे, वर्तमान समय में किसान प्रत्येक किसान की आय क्या है उसकी जो दुगनी करेंगे, तो पहले तो इनसे ये आंकड़े ले लीजिए कि इस समय किसान की क्या आय है जिसको ये दुगनी करने की बात कर रहे हैं। गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। क्लाइमेट क्या आप पैदा कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी क्लाइमेट पैदा कर देगी। पंजाब क्या बात कर रहे हैं? के अंदर पैदा होने समझदार होकर क्या बातें कैसे कर रहे हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? पैदा होने वाला इतनी होती रहेगी फसल, जितनी हो रही खेत में कभी बढ़ेगी नहीं। अगर आपने
आपने यही काम किया है, खत्म कर दिए खेत। आपको आशावादी नहीं है, आपने सोच लिया कि इससे ज्यादा पैदा होनी ही नहीं है, बस आपकी सीमा यही तक सोच की है। सिंचाई के लिए नहरें बनाने का काम किया, यही दिक्कत है। ठीक है, इतना ही होना है, 20 बोरा होगा, 40 हो ही नहीं सकता। 7 किलो यूरिया भी चुरा लेने का काम बैठ गए आप। आपके पर कोई नहीं विश्वास करता। आप बताइए ना कि वर्तमान समय में किसान की क्या है। चलिए मोदी है तो सब मुमकिन है, आपको दिखाई दे रहा, हर फ्रंट पर मुमकिन हो रहा है, डुबा दिया देश, हर फ्रंट पर। तो इसीलिए डुबा दिया ठीक है, ठीक है, हर फ्रंट पर। ठीक है, ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है भाई, सब कुछ संभव है। कपिल जी अब रुकिए, सूची जी का रुख करेंगे। सूची जी, आज राहुल गांधी जी ने बुकलेट जारी किया, उसमें लिखा कि 3 काले कानून, खेती का खून 3 काले कानून की 3 कानूनों की मांगे। उन्होंने कहा कि 3 कानूनों के जरिए कृषि पर एकाधिकार लाने की तैयारी कर रही है सरकार। होने के लिए भाजपा प्रवक्ता ने तमाम उदाहरण बताए, तो 50% लागत जमा के साथ मुनाफा ऐड ऑन करके जो वायदा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, अब आज वो सत्ता में है और विपक्ष की जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खेती किसानी के खात्मे के लिए तो ये कानून लाए गए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के खून में व्यापार है और किसानों का उद्धार करना है। तो भी तो गन्ना मूल्य का भुगतान कर दीजिए, अभी तो धान का समर्थन मूल्य प्रदान कर दीजिए। जो अलग अलग जगहों के आप उदाहरण दे रहे हैं, अभी बताया कि न्याय का मंदिर है, बात कैसे नहीं मानेंगे। तो मजदूरों को डेट्स नहीं मिलती है, अर्नब गोस्वामी को 14 घंटे में मिलती है। कंगना रनौत सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रही है, आप नहीं मानेंगी सुप्रीम कोर्ट का बोल। अब सारे ही आप किसानों को कि नहीं मानो बात सुप्रीम कोर्ट की, गलत है ये ठीक बात नहीं है। राजीव गांधी की चाल पे मत चलिए। ये शालीनता प्रदर्शित करें, सत्ता में है तो प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन आप किसानों को भड़काइए मत टीवी पर बैठ के, ये मेरा आपसे निवेदन है। भड़काने वाला काम मत करिए, आप ये मत कहिए सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माने वो, कृपया करके ऐसा मत करें, ये अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। ये करती है क्या हालात आपने जुडिशरी का किया है? सारे जजेस को अभी कभी कैसा हुआ है 70 साल में कि जजेस ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो? जो आपके संघ है वो राज्यसभा जाते होंगे, वरना जजेस तो लोया भी थे। तो इसलिए जुडिशरी पे बात ना करें। आप किसानों के हित में ही गल्ला मंडियां खत्म कर रहे हैं। 70 वर्षों से एक उत्कृष्ट प्रणाली थी, आप उसे समाप्त कर रहे हैं। जो मार्केट से टैक्स होगा वो कहां से आएगा? ग्रामीण जो मंडियां हैं वहां के आसपास की जो व्यवस्था है, प्रांतीय सरकारों को जो आय होती है, और खेती किसानी प्रांतीय सरकारों का विशेषाधिकार है। क्या आपकी सरकार ने प्रांतीय सरकारों से कोई मशवरा किया? आपने नोटबंदी लाए तो 50 दिन का समय माना, आपने कोरोना लाया तो अभी आपने महामारी का भी जिक्र किया कि महामारी आई। अरे आप तो दिया थाली, धूप बत्ती, आसमान से पुष्प वर्षा और उसके बाद की ये बदहाली। तो अपनी गलतियों और अपनी असमर्थता, अपनी अकर्मण्यता, अपनी कुटिलता और अपनी विवेकहीनता को नहीं भाई। सूची विश्वास जी, एक मिनट भूपेंद्र जी आ रहा हूं। सूची विश्वास जी, मुझे ये विश्वास दिलाइए कि आप कैसे कह रही हैं कि 3 कानूनों के जरिए कृषि पर एकाधिकार लाने की कोशिश की जा रही है? ने कहा क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है? अगर आढ़तियों और बिचौलियों को दलाल करार दिया जाता है, जाहिर बात है जब प्राइवेटाइजेशन आएगा तो लाखों लोग जो इस काम से जुड़े हैं अन्यत्र प्रकार से, चाहे वो बटाईदार हो, एक औसत जो आंकड़ा है 2 से 5 एकड़ की मिल्कियत के जो किसान हैं, खेती किसानी, उन्हें डायरेक्टली प्रभाव, अगर कमोडिटी एक्ट पर जमाखोरी नहीं, सूची विश्वास जी आप मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी ने कहा कि कृषि पर एकाधिकार करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसका ये मतलब है कि राज्यों से उनका हक छीना जाएगा? अगर जगह जगह आपके लोगों के पास किसानी हो जाएगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप बढ़ावा दे देंगे, अगर किसान के पास अभियोजन का अधिकार नहीं होगा, अगर किसान अपनी न्यूनतम समर्थन का मूल्य नहीं पाएगा, अगर उसके पास अगर आप जमाखोरी पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा देंगे, अगर खेती किसानी उद्योगपतियों के। सूची विश्वास जी, इस कानून में, इन तीनों कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राज्यों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी की हो, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की हो, लेबर रिफॉर्म्स की हो। जब आप सरकार में थी, सूची विश्वास जी, जब आप सरकार में थी, लगातार कानून बनाती थी, क्या आप सारे राज्यों से हर कानून पर बात करती थी? चल रही थी, उसे ध्वस्त करने की बिना विचार आपने तमाम कानून बनाए, क्या आपने सारे राज्यों से बात करके बनाई थी? फोर्ब्स मैगजीन के टॉप 5 में, पहले 7 में, देश के 2 सबसे बड़े किसान अडानी और अंबानी।
आप तो वही आरोप लगा रही हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी आप पर लगाया करती थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये वो झूठ, छल और प्रपंच से बने लोग हैं जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, 52 साल अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फैलाया, अंग्रेजों की मुखबिरी की। सूची विश्वास जी, सूची विश्वास जी, राहुल गांधी भट्टा सूची विश्वास जी, राहुल गांधी भट्टा परसौल में किसानों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी दूसरी तस्वीर कोई नहीं दिखाई देती है किसानों के साथ। ये बैंकिंग हो सूची विश्वास जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही है, माफ करिएगा। मेरा सवाल जवाब नहीं दे रही है, माफ करिएगा। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, राहुल गांधी ने भट्टा परसौल का जिक्र किया नड्डा को जवाब देने के लिए कि हम भट्टा परसौल में किसानों के साथ थे, लेकिन उसके बाद आज तक उनकी कोई दूसरी तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई है जिसमें वो किसानों के साथ हो। कोई तस्वीर ढूंढिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ना आई हो। तो ये जो गोडसे का जो पाठशाला बना रहे हैं आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार को यदि मुझे धर्मांधता और राष्ट्रवाद के बीच और राहुल जी के विषय में कहना पड़े तो मैं शर्मिंदा हूं। ये वो कांग्रेस है जो भी पवन खेड़ा साहब बैठे हैं। सुची जी, देश इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि किसान लाखों लोगों तादाद में सरकार आत्महत्या करते हैं। किसान इसलिए भी देश इसलिए भी शर्मिंदा है। आपके पास दोबारा चाहूंगा, भूपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए जी। देखिए, एक तो आप लोग डिस्कशन करने बैठ गए हैं ऐसे विषय, जब आप ना भूपेंद्र जी सीधा सवाल ये है कि कृषि पर कानून राज्य बनाता है, राज्य का विषय है, लेकिन जो समवर्ती सूची है उसके अनुसार इस पर केंद्र सरकार अगर कानून बनाती है तो उसको सारे राज्यों को मानना पड़ेगा, पहली बात जी। दूसरी बात यह है नहीं कि कई राज्यों में, एक मिनट, सूची विश्वास जी तो यही कर रही है ना कि इस तरह से राज्यों का अधिकार छीन जाएगा। नहीं, अधिकार क्यों छीने, वही तो हम बता रहे हैं, वही तो अगला बोलने जा रहे थे जी। दूसरी बात यह है कि इस परिस्थिति में लाया कौन? कई राज्यों ने एपीएमसी कानून को पहले ही खत्म किया हुआ है, कई राज्यों में मंडियां अभी भी नहीं है, उन्होंने पहले ही समाप्त किया हुआ है। लेकिन उसमें तो दूसरे राज्यों की सरकार भी है ना, आप ही ने तो अवसर दे दिया ना। बिहार में सरकार तो पिछले 15 साल से मैं वही तो बता रहा हूं, राज्य सरकारों ने ही तो ये एक अवसर दे दिया थाली में परोस करके कि लीजिए आप, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके लिए अवसर है, आप कानून बना दीजिए। लेकिन अगर उन राज्यों, भूपेंद्र तिवारी जी, अगर उन राज्यों ने एपीएमसी खत्म किया तो अब किसान कह रहे हैं कि इस कानून के मार्फत सारी एपीएमसी खत्म हो जाएगी। नहीं, अब एपीएमसी इसमें नहीं खत्म होने का कोई प्रोविजन नहीं है, पहली बात तो समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि जो स्टोरेज लिमिट खत्म करी गई है उससे क्या होगा कि जो बिचौलिए हैं वो कितना भी भंडारण कर सकते हैं और भंडारण करके अपने मन बहुत सस्ते में सामान खरीदेंगे, भंडारण मनमाना करेंगे और जब मार्केट में प्राइस बढ़ा लेंगे तो उसका प्रॉफिट कमाएंगे। भूपेंद्र तिवारी जी, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप एक सवाल विजय खेरा साहब से पूछ सकते हैं, एक सवाल विपक्ष से पूछ सकते हैं। विजय खेरा साहब सिर्फ हमको यह बता दीजिए कि अगर ये गारंटी कानून ला देंगे जो एमएसपी पर है तो इससे सरकार का क्या नुकसान होने जा रहा है? जवाब ले लेते हैं। विजय खेरा साहब, अगर एमएसपी का कानून दे देंगे तो इसमें आपको क्या दिक्कत होने जा रही है? बात ही नहीं ना, हम तब कह तो रहे, आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मांगों पर, क्लॉज पर बात करिए ना, जिस पर बात होना चाहिए। लेकिन भाई मैं सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं, एमएसपी को अगर आप गारंटी बना दें तो दिक्कत क्या है? अरे खेरा साहब, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप एमएसपी को एक कानून बना दें तो दिक्कत क्या है? मान जाओगे? कल उठा लोगे वहां से सब सामान? बिल्कुल बोलो। उठ जाएगा। अरे बिल्कुल उठ जाएगा। अरे बिल्कुल उठ जाएगा। आप सीधा एक सवाल का जवाब दीजिए ना। आप जो बोल रहे हो, जब आप, अरे एक सेकंड साहब, एक मिनट, आपने बात रखी है तो सुनिए ना उसको। एक बात आपने रखी है, महत्वपूर्ण बात रखी है, कोई छोटी बात नहीं है ये, इसको समझिए आप। मैं ये कह रहा हूं, जब पहली बात शर्त इसी से होती है, कानून वापिस लो, राजनीतिक लोग आ गए उसमें, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का कहती है कानून वापिस लो, ये कोई तरीका है? राहुल गांधी हूं ना मैं, अरे ना मैं राहुल गांधी हूं, ना मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, ना मेरा उस पर सवाल है, ना तो उससे मेरा कोई लेना देना है। ठीक है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। भूपेंद्र जी आप छोड़ दीजिए, आप विपक्ष से किसी से एक सवाल पूछ सकते हैं। विजय खेरा साहब बात हो गई सर, मेरा एक, आलोक वर्मा जी आप मुझे एक सीधा जवाब दे दीजिए जी कि आखिर
पॉइंट, अरे एक मिनट विजय खेड़ा साहब आ रहा हूं, एक मिनट खेड़ा साहब जी, आलोक वर्मा जी आ रहा हूं जी। आलोक वर्मा जी, एक सवाल चाहे उसका आप जवाब दे दें, चाहे सुची विश्वास जी दे दें या कपिल श्रीवास्तव जी दे दें, कोई भी दे दे। मेरा सिर्फ एक है कि पॉइंट विजय खेड़ा साहब रुकिए भाई, आ रहा हूं जी। पॉइंट टू पॉइंट बात करने के बजाय ये डेडलॉक क्यों बना दिया गया है कि कानून को ही वापस लो? बताइए भाई, ऐसा डेडलॉक है क्यों? पूछ रहा है, देखिए गारंटी ना ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की जगह कानूनों की वापसी का जिद क्यों? खेड़ा साहब आ रहा हूं आपके पास, विपक्ष से भी जवाब लेना है। क्यों वापस? इसलिए कि पहले तो कानून के अंदर एमएसपी की डिमांड कानून जमा पहनाने की बात किसानों ने कही थी, और इसमें जो है वो कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर पॉइंट टू पॉइंट करने की बात सरकार कह रही है, डिस्कस करने की बात कर रही है, तो कानूनों की वापसी पर जिद क्यों? जो मुख्य संशोधन है वो करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने 20 संशोधन मान लिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी आपने अपने कानून की सारी कमियां मानी, लेकिन जो चार पॉइंट मुख्य हैं उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इंडिविजुअल कमोडिटीज एक्ट तो 1955 के अंदर बना था, आपने उसमें आ रहा हूं, ठीक है कपिल जी, बात हो गई। सुची विश्वास जी सर, एक क्वेश्चन और जल्दी से एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है जी। अगर आप लोग इस पर बात कर रहे हैं तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जब लाया गया था 1972 में इंदिरा, उसके बाद इतिहास पर नहीं जाएंगे, भूपेंद्र जी बात करिएगा। मैं भूपेंद्र जी समय नहीं है हमारे पास, भूपेंद्र जी आप माफ करिए, समय नहीं है। सुची विश्वास जी, अन्ना जी के आंदोलन पर क्या हुआ था? अभी उस पर आएंगे दोबारा से। सुची विश्वास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकती हैं। जिक्र किया, मैं कहना चाहती हूँ कि बिना किसी विशेषज्ञों से, कृषि के जानकारों से, प्रांतीय सरकारों से डिस्कस किए ये तीनों काले कानून जिस तरह ध्वनि मत से राज्यसभा का टीवी म्यूट करके, विपक्ष को निलंबित करके, सांसदों का बहिष्कार करके, उनको बाहर निकाल के, और जिस दमनकारी प्रवृत्ति के साथ शीतकालीन सत्र को रद्द करते हुए ताकि इन पर चर्चा ना हो सके, तो जिस तरह ये काले कानून। सुची विश्वास जी, मैं आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूं। हमने सरकार चुनी, यानी कि देश की जनता ने सरकार चुनी, 303 सांसद दिए और 351 कुल, अगर हम सहयोगियों को मिला दे 351 सांसद दिए। इसका मतलब यह है देश की जनता ने मोदी जी को आदेश दिया कि आप हमारे लिए कोई भी कानून बना दीजिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? प्रतिशत वोट 2014 में मिला और 2019 में 38%। हम और आप सभी पैनलिस्ट जो बैठे हैं, और जो 25% वोट पर सरकारें बन जाया करती हैं। सुची विश्वास जी, 29% वोट पड़ा करते थे पहले कभी, और 25% पर सरकारें बन जाती थी। आपकी भी सरकारें रही हैं, इसका मतलब 75% लोग आपको नहीं मानते थे। होता इस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं इस एब्सोल्यूट मैंडेट का, ये गलत है। ठीक है, ठीक है। आलोक वर्मा जी, आ रहा हूं विजय खेड़ा साहब आपके पास आऊंगा। आलोक वर्मा जी, आप मुझे ये बता दीजिए, इस आंदोलन की परिणति क्या होगी? क्या अन्ना आंदोलन की तरह ये समाप्त होगा, जेपी आंदोलन की तरह आगे बढ़ेगा? आप तो इतिहास के जानकार हैं, होगा क्या? देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि हमने अपने विश्वसनीय प्रधानमंत्री जी को चुना, और सरकार ना तो हमारे बीच में आए, हम मोदी जी से बात कर लेंगे क्योंकि हमने उनको चुना है, और रही बात आंदोलन की, तो ये अगर नहीं मानेंगे, बिल वापसी नहीं करेंगे, एमएसपी को गारंटीड कानून नहीं बनाएंगे, तो ये धरना मई 2024 तक भी चलने को तैयार है। और ऐसा नहीं, और खेड़ा साहब कह रहे हैं वो आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार है। नोटबंदी पर विपक्ष ने घेराबंदी की, सरकार बनी। जीएसटी पर घेराबंदी की, सरकार बनी। जितने मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, सबको दरकिनार करके देश की जनता ने मोदी जी को चुना। हमें किसानों ने तो दिया है, तो अगर कोई वो गलती करेंगे तो मनवाएंगे तो हमें दिया, मजदूरों ने दिया, मध्यम वर्ग ने दिया, किसानों ने दिया, मजदूरों ने दिया, मध्यम वर्ग ने दिया, और सारे वर्गों ने दिया। 10 सेकंड का समय दीजिएगा जी। ये खेड़ा साहब जो कह रहे हैं ना कि कृषि बिल का समर्थन किया है, मैं आपके चैनल पर एक खुलासा करूंगा। लखनऊ के इनके पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, और ये कानून आने के बाद जब वो जिलाध्यक्ष पद से हटाए गए तो उन्होंने राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन नाम का संगठन बना लिया,
और उसको जाकर के 10-20 लोगों के साथ फोटो खिंचवा करके प्रधानमंत्री और उनको कृषि मंत्री को जाके भाई आलोक वर्मा जी वो बात अलग है, लेकिन यहाँ बात चल रही है कि आंदोलन की परिणति क्या होगी जी। सपनों के सौदागर आप लोग, कोई मोदी जी को खून के सौदागर कहता है, सोनिया गांधी उनको खून के सौदागर कहती हैं, आप उन्हें सपनों के सौदागर कहते हैं जी। तो नहीं ना जनता, फिर जनता ने ज्यादा जिताया, बार जिताया, करोगे तो बार साथ में है ना। देखो, देश का अन्नदाता इस देश का सर्वोच्च है। हमने प्रधानमंत्री को बनाया, प्रधानमंत्री जी अगर कोई गलती करेंगे या हमारे खिलाफ कानून पारित तुमने नहीं बनाया, किसानों ने बनाया। हमने नहीं बनाया। नहीं, तुम किसानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तुम किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, आप सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। आपको किसानों की चिंता नहीं है, खुद के जेब भरने की चिंता है, किसानों की चिंता नहीं है आपको। आपकी जेब भरनी चाहिए, ये है, आपकी जेब भरे, आप और रईस किसान बन जाए। तुम कर रहे, धान की दलाली तुम कर रहे, गन्ने में दलाली तुम कर रहे। आपके लिए मैं छोटी सी एक बात बताता हूं, जो भगवान का सौदा करता हो वो इंसान की कीमत क्या जाने, और जो धान की कीमत दे न सके वो किसान की कीमत क्या जाने। बस तुम्हारे लिए इतना है, बाकी जय जवान जय किसान। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, हाँ जल्दी से, खेरा साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। सबसे पहले कांग्रेस नेत्री ये बोल रही थी कि इन्होंने पूछा क्या सबसे, मैं बता देता हूं, 70 संविधान में कम से कम चेंजेस किए कांग्रेस पार्टी ने, इससे भी अधिक शायद। एक में भी किसी से पूछा था? इमरजेंसी लगाई, पूरा देश बर्बाद किया था, कांग्रेस ने पूछा था किसी से? जेल भी गई, गांधी ने साहिबानों पे जब किया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बगैर। विजय खेरा साहब, कांग्रेस ने जो कर्म किए उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा उनको, इसीलिए आपकी 2 बार ऐतिहासिक जीत हुई। बाद डिबेट खराब ना करें, आप बोल दीजिए मेरे बाद। उसके बाद साहिबानों पर जब बदला था, किसी से पूछा था? अभी ये मंडी की बात कर रही थी, केरल में इनकी सरकार है, केरल की सरकार इनकी है ना। खेरा साहब, कांग्रेस ने जो किया उसका हिसाब जनता ने चुका दिया, अब आप अपना हिसाब किताब बताइए। कपिल जी, ठीक है, खेरा साहब आएंगे, फिर से वापस आपके पास आएंगे। नहीं, हो गई बात आपकी, हो गई भाई जी। अभी ये जो बोल रहे थे किसान साहब, इनको मैं इतना खाली बताना चाहता हूं, ये कह रहे थे 24 तक आंदोलन चलेगा। अरे महत्वपूर्ण बातें हैं ना, ये 24 तक चलेगा, 23 तक चलेगा, आप चलाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जेब भरने के चक्कर में गरीब किसान आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। करोड़ों किसान आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा कल। गरीब किसान जिसे आप बता रहे हो, सुनो, अब घबरा गए, डर गए। खेती नहीं करेंगे, सारी औकात आपको समझ में आ जाएगी। खेरा साहब, या तो घबरा गए या तो देशद्रोही, 2 ही चीज कह देंगे। खेरा साहब, अब समय कम बचा हमारे पास में। कपिल श्रीवास्तव जी की संख्या में आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, आपको एक किसान निकलेगा पकड़ के, और आंदोलन हो जाएगा। विजय खेरा साहब, कपिल श्रीवास्तव जी, आपका फाइनल कमेंट, इस आंदोलन की परिणति क्या होगी? उल्लू सीधा करना चाह रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। हम गरीब किसान के साथ खड़े हैं, इसलिए ये बिल रहेगा। गरीब किसान के साथ खड़े हैं, ये बिल उस गरीब किसान को उत्थान करेगा, उन्नति करेगा, विकास करेगा, इसलिए हम ये बिल नहीं वापस लेंगे। आप 24 तक खड़े रहो, 26 तक खड़े रहो, आप 24 तक खड़े रहना, चिल्लाते रहो। राहुल गांधी ने जी बहुत चिल्लाया था, राफेल चोर, सौदागर चोर, कुछ नहीं हुआ। जनता को राहत पहुंच रही, जनता का विकास लोगों का क्षेत्र में हो रहा है, राहत पहुंच रही, जनता हमारे साथ है, गरीब किसान हमारे साथ है। आप लोगों ने जो करना चिल्लाओ, 24 तक चिल्लाओ, या तो बैठ के बात करो, समझौता करो, एक क्लॉज को मांगे पर बात करो। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हम बिल वापस लेंगे, तो हम आज फिर आपसे कह रहे हैं, ये बिल वापस नहीं होगा। हम गरीब किसान का हित नहीं होने देंगे। आप बिल वापस नहीं लेंगे और वो कानून वापस किए बिना घर वापसी नहीं करेंगे, तो आखिर झुकेगा कौन? और यही तो हमारा सवाल है।
कपिल श्रीवास्तव जी, आपका फाइनल कमेंट, कौन झुकेगा और क्या होगा इस आंदोलन की परिणति? ये कहना चाहते हैं कि कौन झुकेगा, ये मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सरकार को झुकना चाहिए, क्योंकि आप जिसके लिए बिल लेकर के आ रहे हैं, जिसके समर्थन के लिए आप बिल लेकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे उनकी आय अच्छी हो जाएगी, वो मानने के लिए अगर तैयार नहीं है तो इसके मतलब यही है कि आप हित साधक दूसरे के हैं और आपको बिल वापस लेना चाहिए। अगर आपको 351 सांसदों ने आपके समर्थन किए हुए हैं और आप जीत करके आए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कानून ऐसा बना देंगे जिसमें देश के नागरिकों के जीने का अधिकार ही आप ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात तो हो चुकी कपिल जी का। भूपेन जी, आपका फाइनल कमेंट। महत्वपूर्ण बात यही है, मैं आपसे वही जानना चाहूंगा, आखिर इस आंदोलन की परिणति क्या होगी? देखिए, अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरकारों को जन आंदोलन के सामने झुकना पड़ा है। डेडलॉक दोनों तरफ से है। अगर हम सिर्फ बिल वापसी रट्टा ना मार करके सिर्फ ये करें कि इसमें कमी क्या है और उस कमियों को दूर करने पर बात करें, तो सरकार को भी 4 कदम आगे बढ़ करके इसको स्वागत करना चाहिए और सरकार को भी झुक करके, और जो मेन मुद्दा है, जो छोटे किसान हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके इस पर बात करना चाहिए और उसमें जो भी परिवर्तन है उसको करना चाहिए। इस पे ये भविष्यवाणी करना कि इसका परिणत क्या हो, हम इस पर भविष्यवाणी करें कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, ठीक है, और समाधान कैसे और किस तरह से डेडलॉक खत्म हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार तरीके से चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि चाहे जेपी का आंदोलन से लेकर के अन्ना के आंदोलन को देखें तो आंदोलन सफल रहे हैं और अपनी बात को आगे देश दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, वो सबके सामने है। क्योंकि अन्ना के आंदोलन के बाद में जिसके जिक्र किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। क्या इस बार किसान अपनी बात मनवा लेंगे या इस बार सरकार अपनी बात किसानों से मनवाने में सफल रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने, हमें दीजिए इजाजत और तब तक के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।